ये थर्ड चैप्टर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना मूलभूत सिद्धांत वाली बुक से। इस चैप्टर में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, जो पृथ्वी इतनी बड़ी है, उसके धरातल पे जो जो चीज़ें हैं उसके बारे में तो हमें पता है, लेकिन धरातल के नीचे के बारे में किस तरीके से पता किया जाता है, क्या क्या अलग तरीके की चीज़ें हैं, इसके लिए ये चैप्टर है। कि पृथ्वी क्रिकेट की गेंद की तरह है, जो कि ठोस गेंद है या एक खोखली है जिस पर चट्टानों की मोटी परत स्थलमंडल है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। आपने कई बार इमेजेस देखा होगा कि ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो अंदर से लावा निकलता है। ये लावा के साथ मिट्टी वगैरह, धुआं, मैग्मा, ये सारी आती हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक भाग को हम कई बार प्रत्यक्ष प्रमाणों से जानते हैं और कई बार अप्रत्यक्ष। जैसे भूकंप आया, भूकंप का हमें महसूस हुआ, लेकिन भूकंप कहाँ पे आया, कितना उसकी इंटेंसिटी थी, ये बारे में समझने के लिए हमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो इन सारी फिज़िकल एक्टिविटी, नेचुरल एक्टिविटी को वो मॉनिटर करते हैं। क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग तक जाना किसी के लिए संभव नहीं है। पृथ्वी का जो विन्यास है, सर्कल जो स्फेयर की शेप में, उसका 6400 किलोमीटर इसकी त्रिज्या है। तो इतना डीप जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जैसे जैसे देखते हैं, जैसे जैसे हम धरती की तरफ जाएंगे, हमें टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है, प्रेशर भी ज़्यादा होने लगता है। इसके बारे में चैप्टर है। तो बहिर्जनित और अंतर्जनित प्रक्रियाएं, कुछ प्रोसेसेस होते हैं एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक, उसके बारे में बताया। बहिर्जनिक फोर्सेस वो हैं जो पृथ्वी को ऊपर से असर डाल रहे हैं, जैसे बारिश होना, उसकी वजह से मिट्टी धुल जाती है, बाढ़ आती है, बाढ़ आने से कुछ टूट रहा है, मिट्टी गीली हो रही है, पेड़ टूट रहे हैं, ये सारे जो भी फोर्सेस हैं ये बहिर्जनिक फोर्सेस हैं। लेकिन जब ज्वालामुखी हो रहा है, विस्फोट, अगर ज्वालामुखी विस्फोट है, अर्थक्वेक आ रहा है, ये सारे एंडोजेनेटिक हैं, जो पृथ्वी के अंदर से चेंजेस लेके आ रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इग्नियस रॉक, ये जो मैग्मा है, ये जो भी चेंजेस हैं ये अंदर से आने वाले चेंजेस हैं। और जो ये बारिश वाला पोर्शन है, ये है आपके एंडोजेनेटिक। पहाड़ों का टूटना, पत्थरों का टूटना, नदियों का बहना, ये सारे ही एक्सोजेनेटिक हैं, जो बाहर से हो रहे हैं। एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब इनसाइड। आगे देखते हैं बहिर्जात और अंतर्जात प्रक्रिया के बारे में। आपको पता चल गया। भू आकृति को समझने के लिए भूगर्भिक क्रियाओं का प्रभाव को जानना आवश्यक है, कि जो पृथ्वी के अंदर की प्रक्रियाएं हो रही हैं वो किस तरीके से प्रभाव हमको डाल रही हैं। यह समझने के लिए कि पृथ्वी में कंपन क्यों होता है या सुनामी लहरें कैसा पैदा होती हैं, ये ज़रूरी है कि हम पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानें। हमें बचपन से पढ़ाया गया है कि पृथ्वी में 3 लेयर्स होती है। सभी लेयर अलग अलग, हम बचपन से 6th क्लास से पढ़ रहे हैं। इसमें हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्रस्ट क्या होता है, कोर क्या होता है और मेंटल क्या होता है। ये जी, इनके बारे में पता किस तरीके से चला है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, भूगर्भ के जानकारी के साथ पृथ्वी की त्रिज्या काफ़ी ज़्यादा है, इसके अनुसार हम इतना ज़्यादा जा नहीं सकते, नमूना प्राप्त करना पॉसिबल नहीं, जो सैम्पलिंग। आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकतर जानकारी परोक्ष रूप से, मतलब इनडायरेक्ट तरीके से है। भूकंप के आधार पर, भूकंप से जो इंस्ट्रूमेंट हैं उसके आधार पर, इन तरह। तो प्रत्यक्ष कुछ स्रोत होते हैं प्रत्यक्ष, और कुछ होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष स्रोत किस तरीके के होते हैं और अप्रत्यक्ष स्रोत किस तरीके के होते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष स्रोत मतलब डायरेक्ट, जैसे अगर हम कहीं माइनिंग करते हैं तो हमें पता चलता है यहाँ पे कोयला है, या यहाँ पे इस तरीके की चट्टान है, यहाँ पर मार्बल निकलता है, यहाँ पर गोल्ड माइन है। ये बिल्कुल डायरेक्ट सोर्सेज है कि पृथ्वी का जो धरातल है वो किस किस तरह तरह के मटेरियल से बना हुआ है। लेकिन हम कितना ही गहराई में खोज सकते हैं। 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर साउथ अफ्रीका में एक सोने की खान है, उससे ज़्यादा गहरा जाना पॉसिबल नहीं है। इससे अधिक गहराई पर क्या होगा कि तापमान में बढ़ोतरी होगी और प्रेशर भी आपके ऊपर ज़्यादा पड़ेगा, तो आप वहाँ पर काम नहीं कर सकते। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए भूपट्टी की गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। इसके अलावा और भी हम सोर्सेज का देख रहे हैं, जैसे कि संसार भर के
डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट पे काम करें कि हम ओशंस को काफ़ी डीप ड्रिल करें तो क्या मिलेगा। इसके बारे में एक पिक्चर है यहाँ पे देखिए, ये पिक्चर डीप ओशन ड्रिल, ये लगातार हम इसको ड्रिल करके देख। इस इमेज को देखिए, नॉर्मली हमारी जो खनन होती है, केव होती है, इस तरीके की है। फिर एक डीपेस्ट माइन आपकी अफ्रीका में, इसकी गहराई इतनी है। उसके बाद और डीपेस्ट, फिर और डीपेस्ट, और ये कोला, ये सबसे डीपेस्ट माइल है जिसको हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 12 किलोमीटर की गहराई तक खोदा गया है, ताकि इसमें से सैंपल करके हमें पता चले। इसकी लोकेशन वर्ल्ड में देखिए कहाँ पर है, और जो नॉर्दर्न आर्कटिक सी है उसके पास ये कोना सुपर डीप बोरहोल है, कोला। ये नाम आपने याद रखना है, एमसीक्यूज़ में आ सकता है। वापस आते हैं टेक्स्ट पे। तो 12 किलोमीटर की गहराई तक उसको खोदा गया, उसके बाद वहाँ से सैंपल निकले, उसको भी एनालिसिस किया गया। इसके अलावा आप देखेंगे कि ज्वालामुखी विस्फोट प्रत्यक्ष जानकारी देते हैं। ज्वालामुखी के बाद जो सैंपल निकलता है, जो वहाँ से गैसेस निकल रही हैं, डस्ट पार्टिकल जो हैं, जो मैग्मा निकल रहा है। मैग्मा ज़मीन के अंदर होता है और जब वो ऊपर आता है तो अब उसे हम लावा कहते हैं। सॉरी, जब पृथ्वी के अंदर है तब हम उसे मैग्मा कहते हैं, ऊपर आने के बाद हम उसे लावा कहते हैं। तो इस तरीके से भी हमें पता चलता है। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट से सोर्सेज कैसे हैं। देखिए, पदार्थ के किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को पता करने के लिए हम उसका एनालिसिस करते हैं। खनन क्रिया से हमें जो पता चला वो पता चला। गहराई के साथ साथ तापमान और इसमें बढ़ोतरी होता है तो हम वहाँ तक नहीं जा सकते, लेकिन हमें ये पता चला है कि दबाव और गहराई के साथ साथ पदार्थ का घनत्व बढ़ने लगता है। घनत्व मतलब डेंसिटी की वो कितना सघन है, ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसके साथ साथ तापमान और घनत्व में भी परिवर्तन होता है। पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर पदार्थ के तापमान, दबाव और घनत्व के मान को अनुमानित किया है। अलग अलग बेसिस पे हमने उनका सैंपल लिया और सैंपल का एनालिसिस किया। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत उल्काएं हैं, मीटियोर शावर। मीटियोर शावर का मतलब है जो दूसरे ग्रह हैं वो टूटने के बाद जो उल्काएं घूम रही हैं अंतरिक्ष में, कभी कभी पृथ्वी से आके टकराती हैं, तो हमें पता चलता है कि ये किस एज का मटेरियल है, कौन सा मटेरियल है। इसके बेसिस पे हम अर्थ का भी अनुमान लगाते हैं कि अर्थ के आंतरिक हिस्से में किस तरीके की मटेरियल्स रहे होंगे। आगे चलते हैं टेक्स्ट में। अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों में गुरुत्वाकर्षण, मतलब गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर थोड़ा सा अलग अलग होता है, क्योंकि पृथ्वी हमारी पूरी एक तरीके से गोल नहीं है, इसमें चेंजेस होते हैं। कहीं पर ज़्यादा त्रिज्या है, कहीं पर कम है। पूरी एक तरीके से जो आपकी फुटबॉल या बॉल गेंद होती है उसकी तरह नहीं है। तो गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग जगह पर अलग जगह होता है, थोड़ा सा वेरिएशन आपको मिलेगा। इसके अलावा अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी अलग अलग रहता है। अलग अलग अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल अलग होता है। भूमध्य रेखा पर कम और ध्रुवों पर अधिक। ये आपने याद रखना है कि भूमध्य रेखा पर ये हमें कम मिल रहा है और ध्रुवों पर ज़्यादा। ये देखिए, पृथ्वी का असल में पिक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये बिल्कुल गोल नहीं है, खुरदुरी सी है। और ये जो इस पे अलग अलग तरह के आपको दिख रहा है, ग्रेविटी फील्ड, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अलग अलग जगह पर अलग है। ऊंचाई के आधार पर, वहाँ पर किस प्रकार के मटेरियल हैं ज़मीन के नीचे, उसके आधार पर हम देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरीके का होता है। जैसे वेट मैक्सिमम एट पोल्स, पोल पे क्या होता है कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कम है, तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का वेट आप मेजर करेंगे तो यहाँ मेजर करने से ज़्यादा आएगा। अगर कोई यहाँ पे 60 kg है तो यहाँ पर हो सकता है कि 65 kg वो शो करे। तो ग्रेविटी एनोमली इसको हम बोलते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग जगह पर थोड़े से अलग अलग होते हैं। इसके आधार पर भी हम देखते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों में क्या क्या बदलाव हुए होंगे।
अब अगला हम सोर्स लेते हैं भूकंप। भूकंप मतलब धरती का कंपन। भूकंपीय तरंगे भी हैं जिनके आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करते हैं। भूकंप सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको मेजर करना, महसूस करना सबसे इजी है। और पृथ्वी से जो तरंगे निकलते हैं, भूकंपीय तरंगे, उनकी संचालन, वो किस तरीके से एक जगह से दूसरे स्थान पर जा रही हैं, उनमें कितना टाइम डिफरेंस आ रहा है, उनकी लोकेशन में कितना चेंजेस आ रहा है, इसके बेसिस पे हम पता करते हैं कि पृथ्वी की जो परत है वो कितनी थिकनेस है, क्या क्या चेंजेस हैं उसमें, ये सारी चीज़ें। तो साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती है। जब भी कोई एनर्जी निकलती है, जब भी एकदम से कोई एक्टिविटी होती है तो वहाँ से साउंड या एनर्जी निकलता है। साउंड एक तरीके की एनर्जी है और कई बार ये वाइब्रेशंस की फॉर्म में होती है। पृथ्वी में कंपन क्यों होता है? कंपन होने के कारण है क्योंकि पृथ्वी जो है लगातार चल रही है। ये देखिए अर्थक्वेक का रिजल्ट ये दिखा रहा है। ये बिल्कुल अर्थक्वेक है। जब दो परत, यहाँ पे देख सकते हो कि दो जो अर्थ की परत है जब आपस में या तो कभी टकराती हैं या कभी एक दूसरे से दूर जाती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक दूसरे से दूर जा रही है। देखिए ये एक इमेज है। ये फोकस एरिया क्या होता है? जहाँ से सबसे पहले एनर्जी रिलीज़ हुई, इसको हम हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। और एपिसेंटर बिल्कुल सबसे पहले जहाँ पर ये तरंगे पहुँचेंगी, सबसे लोएस्ट डिस्टेंस फोकस से धरातल पर होगा और बिल्कुल ये 90 डिग्री एंगल पे होगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं ऊपर वाले हिस्से को एपिसेंटर, और बीच वाले जहाँ से सबसे पहले एनर्जी उत्पन्न हुई उसको फोकस हाइपोसेंटर भी बोला जाता है। देखिए अर्थक्वेक में यहाँ पर क्या हुआ है कि दो चट्टानें आपस में दूर दूर जा रही हैं। अब इनका कारण क्या है आगे धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। ये सिंपल भाषा में समझने के लिए एक और, फोकस जहाँ पर सबसे पहले टकराव हुआ और एपिसेंटर बिल्कुल उसकी ऊंचाई में सरफेस के पास। देखिए अब जो भूकंप क्यों आते हैं, देख रहे हैं ये आपका अर्थ का अपर स्ट्रक्चर है, अपर एरिया जिसको हम बोलते हैं क्रस्ट। ये नीचे का मेंटल। मेंटल क्या है? सॉलिड स्टेट में है या सेमी सॉलिड में है। इसमें लगातार जो अंदर के पदार्थ हैं वो मूवमेंट में रहते हैं। जैसे आपने दूध को उबलते हुए देखा होगा, तो जब दूध उबलता है तो ऊपर की जो परत है, मलाई की परत है, वो भी मूव करने लगती है, या चाय बनते हुए देखा होगा। तो इसी प्रकार पृथ्वी का जो पूरा हिस्सा है इसके अंदर इस तरीके की करंट चलती रहती हैं, जो अपने ऊपर जो भी यहाँ पे माउंटेन है, क्रस्ट है या ओशन है, उसको भी मूव करती है। तो यहाँ पर मूवमेंट इस तरफ है दोनों का। तो यहाँ पर क्या होगा कि नई क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, नई क्रस्ट का निर्माण हो रहा है दोनों तरफ। तो इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट, इंग्लिश में कन्वेक्शन। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही देखते हैं। वापस से टेक्स्ट पे आते हैं। गहन दरारें ही भ्रंश होती, फॉल्ट। इस लाइन को हम जो बोल रहे हैं यहाँ पर, इसको आप बोलोगे फॉल्ट। फॉल्ट मतलब एक गैप। तो फोकस और हाइपोसेंटर की हम बात कर चुके हैं। अर्थक्वेक वेव्स, अर्थक्वेक वेव्स, जो अर्थक्वेक निकलता है तो उससे अलग अलग तरह की वेव्स जनरेट होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। तो ये सारी स्थल मंडल, स्थल मंडल क्या है? जो पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा है, सबसे ऊपरी हिस्सा। आप यहाँ पे देख रहे हैं लिथोस्फीयर लिखा हुआ है, इस इमेज को देखिए, लिथोस्फीयर। इस इमेज को आप ध्यान से देखिए। लिथोस्फीयर सबसे ऊपरी हिस्सा है पृथ्वी का, जिस पे हमारे सभी महाद्वीप खड़े हैं, माउंटेन्स भी हैं इसी पे, और इसी पे महाद्वीप है। तो लिथोस्फीयर सबसे ऊपरी हिस्सा है। तो ये लगभग 200 किलोमीटर तक का होता है। तो भूकंप मापी एक यंत्र है, सिस्मोग्राफ।
ये एक इंस्ट्रूमेंट है सिस्मोग्राफ, जिस पे एक सुई होती है जो पृथ्वी पर आने वाले हल्के से हल्के वाइब्रेशन को भी डिटेक्ट कर सकती है और उसका एक चार्ट बना देती है। ये मॉडर्न सिस्मोग्राफ है, इसको आप देख सकते हो कि किस तरीके से अर्थ में जो भी वेव्स हैं उसका किस तरीके से मूवमेंट को चेंज करके देखा जा सकता है। तो कुछ जो अर्थक्वेक वेव्स हैं वो कुछ इस तरीके से आती हैं। इसमें पी वेव है, एस वेव है और सरफेस वेव है। यहाँ पर हम देखेंगे कि पी और एस अलग वेव हैं और सरफेस वेव अलग है। पी और एस जो वेव हैं वो इनसाइड द अर्थ होती हैं, जिसको हम भूगर्भिक तरंगे कहा जाता है। और ये आपस में पी जब और एस जब पृथ्वी की अलग अलग परतों से टकराती हैं तो और भी ज़्यादा रिफ्लेक्शन जैसे लाइट आप किसी पे पास करते हैं तो वो बिखरती है, कभी वापस आती है, इस तरीके से भी होता है। तो बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगे दो प्रकार की होती हैं। एक तो बॉडी वेव्स जो पृथ्वी के अंदर है, सेकेंड इज सरफेस वेव्स जो पृथ्वी के बाहर है। अधिक घनत्व वाले पदार्थ में तरंगों का वेग अधिक होता है। जैसे जैसे पदार्थ के अंदर सघनता ज़्यादा होगी, घनत्व ज़्यादा होगा, जितना जो ही ठोस होगा उसमें तरंगों का वेग मतलब वेलोसिटी और मतलब मूवमेंट की स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। और ये चेंजेस कई बार आते हैं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चीज़ें चेंज होती हैं टकराने के बाद। जैसे आगे देख सकते हो आप, इस इमेज को देखिए। जब रॉक 1 से रॉक 2 की तरफ जाते हैं तो डायरेक्शन चेंज हो गई। यहाँ पे इसको जाना तो सीधा चाहिए था लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई क्योंकि ये एक अलग रॉक है, ये एक अलग रॉक है। जैसे कोयला एक तरीके का चट्टान है, वो अलग है। संगमरमर एक चट्टान है, वो अलग है। और दोनों में हम कोई भी एनर्जी पास करेंगे तो दोनों अलग अलग तरीके से उसको रिएक्ट करेंगे। तो इसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि बीच में एक डिसकंटिन्यूटी भी है, जिसके बाद यहाँ पर ए रॉक थी और यहाँ पर बी रॉक थी। तो ए से बी जाने में उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। मान लीजिए हमने डिटेक्टर मशीन इसकी सीट पर यहाँ पर एक डिटेक्ट करने के लिए मशीन रखी थी, लेकिन यहाँ पहुँची नहीं। ये मशीन यहाँ लाने पे हमको पता चला कि ये वेव यहाँ पर आई, तो यहाँ से इस रॉक में कोई ना कोई चेंजेस है, ये हमें पता चलता है सिस्मोग्राफ से। नहीं, अलग अलग जगह पर सिस्मोग्राफ हम प्लेस करते हैं उसके बाद। अब भूगर्भीय तरंगे दो प्रकार की होती हैं। जो आपकी प्राइमरी वेव्स हैं वो जो उसको पी और एस के नाम में जाना जाता है, प्राइमरी एंड समटाइम सेकेंडरी वेव्स। अब पढ़ते हैं पी और एस में क्या अंतर है। जो प्राइमरी वेव्स हैं पी, वो तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं, सबसे फास्ट होती हैं, तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। पी तरंगे ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं। यह गैस, तरल, ठोस, हर तरह के मटेरियल, सॉलिड, लिक्विड और गैस, हर तरह के मटेरियल में आपकी पी वेव पास करके जाएगी। अब एस वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। एस वेव्स धरातल पर कुछ समय के अंतराल के बाद पहुंचती है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लैग है। यहाँ पर देख रहे हो, पहले पी का पीक आ गया और एस आने में टाइम लगा। यह द्वितीयक तरंगे हैं, सेकेंडरी तरंगे। पी से आप प्राइमरी, एस से सेकेंडरी मान सकते हैं। एस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये केवल ठोस पदार्थ के माध्यम से ही पास हो सकती है। दिस वेव सिर्फ सॉलिड मटेरियल से ही पास होगा। यहाँ पर लिक्विड जहाँ पर होगा वहाँ पे ये पास नहीं कर पाएंगी। और पृथ्वी के अंदर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर गैस है, तो पृथ्वी की अलग अलग लेयर्स में एक जगह ये जाके रुक जाती है। उसके बारे में हम बाद में डिटेल में देखेंगे। तो पी और एस के बारे में ये सारी बातें। इसके साथ साथ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता ही है। धरातलीय तरंगे भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती हैं। यह तरंगे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। इसके बाद आपकी सरफेस वेव्स, इनका एम्पलीट्यूड देखिए। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि हाइट कितनी ज़्यादा है। यहाँ पी का छोटा सा है, एस का थोड़ा बेहतर है, लेकिन
सरफेस जो वेव है ये सबसे ज़्यादा कंपन पैदा करती हैं, सबसे ज़्यादा विनाशकारी भी ये इन्हीं वेव को कहा जाता है। इमारतें गिर जाती हैं, शैल विस्थापित होती है, ये सब। अब भूकंपीय तरंगों का संचरण। संचरण मतलब मूवमेंट, कि भूकंप की तरंगें हैं वो किस तरीके से संचरित होती हैं। अलग अलग मटेरियल में अलग अलग तरीके से वेव्स काम करती हैं। पी तरंगों के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंग की दिशा के समांतर होती है। पी वेव्स में क्या होता है, समांतर, कि मूव, जब आपकी वेग इस डायरेक्शन में चल रही है तो मटेरियल भी इस डायरेक्शन में ही मूव करेगा। इसको डिटेल में देखते हैं एक पिक्चर में। ये देखिए, जब पृथ्वी से एक, मान लीजिए यहाँ पर अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ तो अलग अलग डायरेक्शन में वेव्स गई, लेकिन लिक्विड के पास एस नहीं गई, क्योंकि जो आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर एस नहीं आ पाएगी। आगे देखते हैं। ये देखिए कि पी वेव्स और एस वेव किस तरीके से काम कर रही हैं। पी वेव्स एक तरीके से स्प्रिंग की तरह है, जिसमें आपको पुश करने पे कहीं पर ये चिपक जाती हैं और कहीं पर दूर हो जा रही है। यहाँ पर पास हो गया कंप्रेशन और यहाँ पर ये काफ़ी दूर है। यही बोला है कि इसमें संकुचन और फैलाव की प्रक्रिया होती है। जबकि एस तरंगे ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब पैरेलल और मतलब लॉन्गिट्यूडनल। आप हाथ के जेस्चर से जैसे इस रिबन को देख रहे हैं तो कुछ ऊपर की तरफ आ गई और कुछ वेव्स नीचे की तरफ आ गई। तो ये डिफरेंस है मेजर, ये है पी और एस। एक पिक्चर और देखते हैं जिसमें हमें और बेहतर से पता चलेगा। देखिए, अगर कोई ठोस पदार्थ है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होंगे। ये आपका पी वेव है, वो सिकुड़ जाएगा कहीं पर वो ज़्यादा फैल जाएगा। लेकिन एस वेव में उसमें दरारें उत्पन्न हो सकती हैं, टूटेगा, और लचीलापन अगर है तो वो संभाल पाएगा, लचीलापन नहीं है तो यहाँ पर फॉल्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपके अर्थक्वेक आते हैं। छाया क्षेत्र का उद्भव। अब छाया क्षेत्र का मतलब है पृथ्वी में कई ऐसी जगह है जहाँ पर हम वेव्स डिटेक्ट नहीं कर पाते। ये जो आप इमेज देख रहे हो, इसमें अलग अलग जगह पर हम सिस्मोग्राफ होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर अर्थक्वेक आया है, पी तो चला जाएगा, एस यहाँ पर देखिए जो जो ब्लैक कलर की है वो एस है। एस के ना जाने का रीज़न क्या है देखते हैं। जो एस हमने पहले पढ़ा था कि वो लिक्विड से नहीं जाएगी, यहाँ पर बोल रहा है कि लिक्विड आउटर कोर, जो कोर है वो उसका बाहरी हिस्सा वो लिक्विड है। तो पी वेव यहाँ पर आकर रुक गई और यहाँ पर एस वेव यहाँ पर आके रुक गई। ये पूरा ही एरिया आपका एस वेव डायरेक्टली यहाँ पर नहीं आ रही है। पी वेव यहाँ से अंदर की तरफ मुड़ गई है, इसलिए इस एरिया में पी वेव नहीं आया। तो ये पी वेव का शैडो जोन है। यहाँ पर कोई भी अगर सिस्मोग्राफ होगा तो यहाँ पर वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि अर्थक्वेक आया या नहीं आया। एक बार फिर से समझते हैं शैडो रीजन का कॉन्सेप्ट। पी तरंग का छाया क्षेत्र, पी वेव्स यहाँ पर आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो कोर में प्रवेश करते हैं उनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। जो हमने पहले देखा था कि एक जगह से जाने पे थोड़ा सा डायरेक्शन उनका चेंज हो जाता है, जबकि जैसा नहीं होना चाहिए। तो ये पी वेव का डायरेक्ट छाया क्षेत्र है, शैडो। यहाँ पर कोई भी पी वेव नहीं है, मिसिंग है, यहाँ पर पहुँच जाती हैं पी वेव। इसी तरीके से आप देखोगे एस क्षेत्र जो है, एस का छाया क्षेत्र काफ़ी बड़ा है। इसमें इस पूरे एरिया में ही कोई भी एस वेव नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ का जो आउटर कोर है, कोर का जो बाहरी इलाका है ये वाला, ये कैसा है, लिक्विड,
और हमने पहले पढ़ा है कि एस वेव सिर्फ सॉलिड से पास होती है, तो यहाँ के बाद ये वेव मिसिंग हो जाएंगी। तो ये हमारा सारा ही शैडो एरिया है।